नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे, मंडला, मध्य प्रदेश से, और मैं श्री राम साहित्य सेवा संस्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश के फेसबुक लाइव में आज उपस्थित हुआ हूँ एक विशेष चर्चा लेकर के, एक विशेष व्याख्यान लेकर के और विशेष आपसे एक संवाद लेकर के। और वो विषय है, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो महिलाओं की दशा दिशा पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, या उसको और परिशुद्ध करूं तो महिला सशक्तिकरण, अर्थ, दशा, दिशा, यथार्थ, एक विश्लेषण। देखिए, हमेशा से ये माना गया है सैद्धांतिक दृष्टि से कि महिला पुरुष के समान होती है। दोनों परिवार की धुरी होते हैं, पिता माता दोनों मिलकर के परिवार का संचालन करते हैं, और बच्चे के निर्माण में, उसके भविष्य के निर्धारण में, उसकी देखरेख में, कुल के संचालन में और समाज के संचालन में स्त्री पुरुष दोनों की बराबर भूमिका होती है, माता पिता दोनों की बराबर भूमिका होती है। वैसे तो देखा जाए तो हमारे यहाँ वेद पुराणों में महिला को कहीं अधिक श्रेष्ठ माना गया, उसको विद्या, धन और शक्ति का प्रतीक भी माना गया, और यत्र नारस्तु पूजन तेरह मंदिर तत्र देवता की बात भी कही गई। लेकिन व्यवहार में ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज रहा, पितृसत्तात्मकता रही, तो पुरुष को बेहतर माना गया, परिवार का मुखिया पुरुष को ही माना गया। लेकिन हाँ, प्रारंभ में बहुत अच्छी स्थिति थी, खराब स्थिति नहीं थी। न बाल विवाह होते थे, न कन्यावध का उल्लेख है, न पर्दा का उल्लेख है, न सती का, न चार दीवारी में घेरने का उल्लेख है, बल्कि वो बराबर से परिवार में अपनी भूमिका का निर्वाह करती रही है। और उच्च कुल में तो विदुषी स्त्रियों के उल्लेख भी हमें मिलते हैं। लेकिन आगे जैसे समाज आगे बढ़ा, स्त्रियों की स्थिति कमजोर हुई, और मध्यकाल में आकर के उनकी स्थिति ज़्यादा कमजोर हो गई, और जो बहुत सारी उत्पीड़नताएं हैं या नकारात्मकताएं हैं या नारी की स्थिति को कमतर बनाने वाली जो बातें हैं, वो मध्यकाल में ही आई। उसके राजनीतिक कारण भी थे, लेकिन फिर आधुनिक काल, अंग्रेजी काल में उसकी स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी, और सावित्रीबाई फूले ने नारी शिक्षा की वकालत की, खुद भी शिक्षित हुई, शिक्षिका भी बनी, बालिकाओं के लिए शिक्षा, बालिकाओं के लिए उन्होंने स्कूल भी खोला, स्थिति में सुधार हुआ, एक सामाजिक चेतना प्रसारित हुई। राजा राम मोहन राय ने भी सती प्रथा को बंद कराने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक से कानून बनवाया था। दिव्यांजलि वर्मा जी नमस्कार। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विधवा विवाह का समर्थन किया, विधवाओं को भी पति की मृत्यु के बाद में पुनर्विवाह का अधिकार है पुरुष के समान, ये उन्होंने वकालत की, और यहाँ तक कि स्वयं भी एक विधवा से विवाह किया, और बहुत से फिर नारीवादी आंदोलन चले। और सही जो आंदोलन का फॉर्मेट आता है हमारे सामने, या नारी की उन्नति का या समानता का, वो आज़ादी के बाद आता है। और वर्तमान में यदि देखा जाए तो विधि में, कानून में उसको पूरी तरह से समान तो माना ही गया है, बल्कि उसके प्रोटेक्शन के लिए और उसको उत्पीड़न से रोकने के लिए, उसको परेशानियों से रोकने के लिए बहुत सारे कानून स्पेशल भी बनाए गए हैं जो उसको अधिकार प्रदान करते हैं। और वैसे कमजोर वर्ग की परिभाषा में उसे इसलिए रखा गया है क्योंकि उसका उत्पीड़न किया जाता है। तो ये स्थिति हमें दिखाई देती है। लेकिन महिला सशक्तिकरण का कहना है कि महिलाओं को समस्त उत्पीड़नों से मुक्त कराया जाए, उसको लैंगिक समानता की स्थिति में लाया जाए, उसको दोयम दर्जे का मानने की मानसिकता भी खत्म की जाए, और विधि के समक्ष उसको जो बराबर का स्थान दिया गया है वो व्यवहारिक रूप में मनवाया जाए, और नारी आत्मसम्मान के साथ में, पूरे आत्मविश्वास के साथ में, आत्मगौरव के साथ में जीवन यापन कर सके। कार्यस्थल पर भी उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, भेदभाव ना हो, मजदूरी इत्यादि कम ना दी जाए,
जो नारियोचित जो सुविधाएं हैं वो उसे मिलें, और साथ में महिला होने के कारण उसको पुरुष निर्बल दुर्बल मान करके उसका अपमान न करे, और उसके सामने किसी तरह से ऐसी सेक्सुअल हैरेसमेंट की हरकतें भी सामने ना आए, क्योंकि कमेंट इत्यादि पास करना या गलत मैसेज करना या पुरुषों के द्वारा उनके सामने और महिला के सामने गलत बातें करना, मतलब जो सेक्सुअलिटी से जुड़ी है वो बातें करना भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आता है। तो महिला सशक्तिकरण इन सब चीज़ों को रोकता है और लैंगिक समानता का संचार करता है। ये सारी बातें हमें महिला सशक्तिकरण में देखने को मिलती हैं। इसके लिए पहला बिंदु यह है कि शिक्षा का अधिकाधिक प्रचार किया जाए। तो मध्यम वर्ग में तो अब शिक्षा बहुत अच्छी हो गई है और उच्च वर्ग में तो वो शिक्षा से भी ऊपर चली गई है, जिससे शिक्षा के बाद में उनमें अपने अधिकारों की समझ भी आएगी, वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी होंगी, तो उनकी सामाजिक स्थिति सुधरेगी, तो साथ में उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। वो अगर धन अर्जन करेंगी तो उनका एक समाज में सम्मानीय स्थान बनेगा, अपनी सुविधाओं को ज़रूरतों को वो अपने ढंग से पूरा कर सकेंगी, परिवार के आर्थिक योगदान में भी वो योगदान देंगी, आर्थिक जिम्मेदारियों उसमें योगदान देंगी, तो वह उनकी हैसियत सुधरेगी और साथ में उनको सामाजिक दृष्टि से समानता का स्थान मिले। परिवार के जो निर्णय हैं, चाहे आर्थिक निर्णय हो या चाहे बड़े निर्णय हो, वो उनकी रजामंदी से हो, ये आवश्यक है। उनका विवाह उनकी इच्छा से किया जाए, ये भी महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत है। मतलब जीवन साथी थोप ना दिया जाए जबरदस्ती, और वैसे 18 वर्ष से अगर वो कम है तो उसका विवाह नहीं किया जा सकता, ये भी महिला सशक्तिकरण कहता है। दहेज को भी गैर कानूनी माना गया है, और अगर ऐसा है तो ये अनुचित है। या उनके साथ में वो कोई सेक्सुअल वाली गलत घटनाएं जन्म लेती हैं, निर्भया और कोलकाता जैसी, तो उनके लिए स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था भी है, स्पेशल कानून की व्यवस्था भी है। तो ये महिला सशक्तिकरण की सारी बातें हैं और बहुत उचित भी है। महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। एनजीओज भी ये काम करते हैं, सरकारों के द्वारा भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर आगे चल करके उनके आने यूनिफॉर्म भी मिलती है, भोजन तो मिलता ही है, मध्याह्न भोजन स्कूलों में, आगे चल करके साइकिल और गांव की बेटी प्रतिभाकरण जैसी योजनाएं उनके लिए हैं। फिर उनको ट्यूशन फीस भी उनकी पूरी तरह से माफ़ है। और मध्य प्रदेश की यदि बात कहें तो 2013 के बाद में ये महिला सशक्तिकरण का तेजी से युग शुरू हुआ और महिलाओं एक विभाग भी बनाया गया और बहुत सी जो योजनाएं सामने आई उसके अंतर्गत महिलाएं सशक्तता की ओर आगे बढ़ रही है और अधिकारी भी समझ रही हैं, कर्तव्य भी समझ रही हैं और विभिन्न विभागों में जाकर के वो अपनी श्रेष्ठता का परिचय दे रही हैं। आप देखिए महिला सशक्तिकरण की महिला इस समय पायलट भी है, वो फाइटर भी उड़ा रही है, वो हवाई जहाज भी उड़ा रही है, वो सेना में भी है, चिकित्सा में भी है, वो इंजीनियरिंग में भी है, मैनेजमेंट में भी है, राजनीति में भी है, आईटी में भी वो है, वो मल्टीनेशनल कंपनियों में है, फाइनेंशियल जो बैंक्स हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें भी काम कर रही है, वो शिक्षा में भी है, विधि और मैनेजमेंट के रूप में तो वो काम कर ही रही है, कला अभिनय माने कला संगीत लेखन जर्नलिज्म सारे क्षेत्रों में आज नारी अपनी श्रेष्ठता का परिचय दे रही है। पुलिस में भी अब वो मोर्चे पर डटी हुई है और अपराधियों से बराबर लोहा लेती है। अब चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो, राज्यपाल का पद हो, महिलाओं ने सुशोभित किया है, कर रही हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा स्वरूप है। अब यदि देखा जाए तो 3 भागों में हम बांट सकते हैं, एक उच्च वर्ग की अभिजात वर्ग की महिला, एक मध्यम वर्ग की और एक निम्न वर्ग की। मध्यम वर्ग में तो बहुत अच्छी स्थिति है, सबसे अच्छी स्थिति मध्यम वर्ग में ही है। वो शिक्षक के पद पर काम कर रही हैं, वो इंजीनियर बन रही हैं या डॉक्टर बन रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, प्रशासन में भी जा रही हैं, पंचायती राज के माध्यम से भी महिलाओं की स्थिति काफ़ी श्रेष्ठ हुई है, वो व्यापार वगैरह से भी जुड़ रही हैं।
स्वरोजगार से भी जुड़ रही हैं, स्व सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं, एनजीओज भी वो चला रही है, तो उनकी स्थिति अच्छी है। लेकिन जो और उच्च अभिजात वर्ग में वो स्वतंत्र, क्योंकि सबसे पहले कहा गया नारी मुक्ति, फिर कहा गया नारी समानता, लेकिन और नारी सशक्तता। सशक्तता का अर्थ कोई शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाए जाने नहीं है, बल्कि अधिकारों से युक्त करना, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से युक्त करना। और फिर जो उच्च अभिजात वर्ग की हैं वो तो स्वच्छंद हो गई हैं, वो तो अनियंत्रित भी हो रही हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओज हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रही हैं। तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनमें नकारात्मकताएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे वो विवाह जैसी पवित्र संस्था को वो खिलवाड़ समझती हैं, और अन्य प्रकार के मदिरापान और क्लबों में जो नैतिक आचरण नहीं है वो सब उससे भी जुड़ रही हैं। तो ये ठीक नहीं है। ये थोड़ी महिला सशक्तिकरण का मतलब ये थोड़ी है कि नारी को निरंकुश कर देना या नियंत्रित कर देना है या मर्यादाओं से रहित कर देना है, कि मर्यादाओं के उसके बंधन नहीं है। ये थोड़ी कहता महिला सशक्तिकरण। अब वो जो महानगरों में रहने वाले लड़की मतलब युवक युवती हैं, वे लिविंग टुगेदर की स्थिति में हैं, तो वो महिलाएं भी तो लिविंग टुगेदर में हो रही हैं। पुरुष तो शुरू से अनियंत्रित रहा है, ये उचित नहीं है। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि आप स्वच्छंद हो जाएं, मर्यादाओं का त्याग दें, अनुशासन और अपनी परंपराओं को त्याग दें, श्रेष्ठताओं को त्याग दें। नहीं, ये तो गलत है, अनुचित है, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो गरीब तबका है, पिछड़ा तबका है, वहाँ भी स्त्रियों की स्थिति खराब है। क्यों? कि पुरुष मजदूरी करता है या कोई छोटे मोटे काम करता है, और वो नशापान करता है, मदिरापान करता है, और ऐसे में अपने आय का, कमाई का बहुत सारा भाग का अपव्यय कर देता है। फिर पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाती है, बच्चे भी बहुत से पैदा हो जाते हैं, वो कोई नियंत्रण नहीं है, और ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी का काफ़ी बोझ महिला पर आता है। तो वो यहाँ चौका बर्तन मेहनत मजदूरी का मेहनत का काम करती है, और उसके बाद में कहीं पति मारपीट करके उससे वो पैसे छीन लेता है, और कहीं अन्य प्रकार से उसको कष्ट पहुंचाता है, और वो नशापान करता है तो जल्दी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो महिला को स्थिति बहुत कष्टपूर्ण होती है। ये सारी स्थितियां जो हैं, ये महिला सशक्तिकरण नुकसान पहुंचा रही हैं। यहाँ महिला सशक्तिकरण पहुंचना चाहिए। वैसे कानून ने तो बहुत सहारा दिया है, विधवा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, ये सब है, लाडली लक्ष्मी योजना वगैरह, और दूसरे स्टेट्स में भी है, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, है सुविधाएं ये। और यदि देखा जाए तो गर्भवती को आंगनबाड़ी के माध्यम से और जननी योजना के अंतर्गत से और अन्य प्रकार से जब 9 महीने बच्चा गर्भ में है तब भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, और एक फोन पर एम्बुलेंस मिलेगी, और अस्पताल में पूरी व्यवस्था होगी प्रसव इत्यादि की। ये सारी सुविधाएं तो हैं, सरकार तो प्रदान कर रही है, लेकिन चेतना के अभाव के कारण या अज्ञान बस या अविवेक बस कमजोरी की स्थिति अभी भी दिखाई देती है। तो ये नहीं होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण यही कहता है कि हर प्रकार का शोषण बंद हो, नारी को पूरे अधिकारों का प्रयोग हो, और स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आत्मनिर्भरता की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से उसे अच्छा स्थान मिले। और जब अच्छा स्थान मिलेगा तो महिला सशक्तिकरण पूरा होगा। महिला सशक्तिकरण करती ये भी नहीं है कि नारी को शारीरिक रूप से ताकतवर बना देना, या नारी को इतना अधिकार संपन्न कर देना कि वो पुरुष का शोषण करने लगे। नहीं, समानता की स्थिति में लाना है, उत्पीड़नों से मुक्त करना है। ये नहीं कि वो अधिकारों को दुरुपयोग करने लगे, कि किसी के विरुद्ध भी सेक्सुअल हरासमेंट या उत्पीड़न का केस दर्ज करा दे, और ससुराल पर भी वो घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दे, दहेज का केस दर्ज करा दे। क्योंकि नियम है ना कि अगर 7 वर्ष के अंदर चाहे तो वो दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा सकती है, और 7 वर्ष तक दहेज का प्रकरण मान करके भी कार्रवाई की जाती है। तो ये अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण ये का कहना ये कदापि नहीं है कि नारी जो है वो अधिकारों का दुरुपयोग करे। वो
शोषण से मुक्त हो, ये अधिकार का अर्थ है। तो यही उपयोग होना चाहिए, यही प्रयोग होना चाहिए। समानता की स्थिति में आ जाए, उसे सम्मान मिले, गौरव मिले, और नारी असुरक्षित अपने को महसूस ना कर सके। घर में भी असुरक्षित नहीं करे कि पति आने वाला है, अब वो मदिरापान करके आएगा, अभी वो मारपीट कर देगा, ये भाव नहीं होना चाहिए। घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये नहीं भाव होना चाहिए कि कोई छेड़खानी हमारे साथ हो जाएगी। या कार्यस्थल पर जा रहे हैं तो भानी पुरुषों से डरा डरा महसूस करे वो अपने को। या यात्रा कर रही तो भाना डर महसूस करे। सुरक्षा का भाव अलग है, लेकिन भय अलग बात है, तो भय नहीं होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का कहना है कि नारी भय रहित हो, गौरव महसूस करे, आत्मविश्वास उसमें हो, कॉन्फिडेंस फील हो। तो ये सारी बातें जो हैं वो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया गया कल, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो दिवस घोषित किया गया था, वो पूरे विश्व की महिलाओं की दशा दशा पर चर्चा करने के लिए था। महिला सशक्तिकरण के लिए ही वो बात होती है कि कहीं अगर कोई बाधा आ रही है सशक्तिकरण में तो दूर होनी चाहिए। समाज जागरूक होना चाहिए, पुरुषों को भी अपनी मानसिकताएं परिवर्तन करना होगा, और स्त्रियों को भी उठ खड़े होना होगा। और जो ज्यादा स्वच्छंद उड़ान भर रही हैं उन्हें भी धरातल पर आना चाहिए, क्योंकि बात वही है कि अति हर चीज की बुरी होती है। अगर महिला दबी कुचली है बहुत तो वो भी अनुचित है, और उसका भी सामाजिक दुष्परिणाम सामने आएंगे। लेकिन वो स्वच्छंदता के साथ में अगर बहक रही है, उड़ान भरना क्या बहकना, वो भी अनुचित होगा, क्योंकि उसका जीवन तो जो है वो कष्ट में आएगा ही देर सवेर, समाज को भी उससे हानि होगी। तो ये सारी स्थितियां महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। मैं कामना करता हूँ बहुत ही जल्दी एक चेतनाशील समाज बनेगा। बहुत ही जल्दी स्त्री पुरुष बिल्कुल ऐसे मिलकर के काम करेंगे, और कि हर पुरुष हर महिला का सम्मान करेगा, और हर महिला अपने अधिकारों को समझेगी और बैलेंस्ड रहेगी, और दायित्वों को भी समझेगी। हर महिला शिक्षित होगी और जीडीपी में अपना योगदान देगी। सकल उत्पाद दर जो है अभी उसमें केवल महिलाओं का 17% योगदान है, जबकि उनकी आबादी आधी है, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो बहुत सारी महिलाएं काम भी नहीं करती हैं, घर के ही काम तक सीमित हो जाती हैं। अब तो फिर भी जैसे मध्यम वर्ग में विशेष करके, और उच्च वर्ग में तो हो गया, वो सारे जो काम कर रही हैं, मतलब जॉब कर रही हैं, कोई भी नीचे के तबके की महिलाएं भी करती हैं। तो अब धीरे धीरे ये हो रहा है। पहले नहीं तो घर तक सीमित रहती थी, और कहते थे कि औरत अगर जो है कहते थे क्या करना ज़्यादा पढ़ा के, कोना में कमाई खानी है। लेकिन नहीं, आवश्यक है कि अगर हम महिला को शिक्षित कराएंगे और उसे जॉब से जोड़ेंगे तो जो अर्निंग होगी परिवार को भी उससे लाभ होगा, और साथ ही देश की सकल उत्पाद दर में भी वृद्धि होगी। तो समाज कहीं बेहतर बनेगा, और उनकी प्रतिभा, उनकी ऊर्जा, उनके ज्ञान और शिक्षा का भी उपयोग हो सकेगा। ये सब होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि हमारा समाज आगे महिला सशक्तिकरण की 100% स्थिति में पहुँचेगा, और पहुँचे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। दिव्यांजलि वर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने श्री राम साहित्य सेवा संस्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश के फेसबुक लाइव में मुझे अपनी बात कहने का अवसर